नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी चर्चा और गपशप पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। हमारे यहाँ सरकारें भी ऐसी होती हैं कि उनको जो अफसर पसंद होता है उसकी बुराई भी अच्छाई लगती है, उसके हर काम में उन्हें अच्छाई नज़र आती है, पब्लिक का उसमें कितना नुकसान क्यों ना हो जाए। कहते हैं कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। बात उत्तर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी महकमे की है, जो अब तक घोटालों, घपलों, तबादलों, तमाम सारे भ्रष्टाचार में अपना नाम बनाता चला रहा है। एक साल में उसने भ्रष्टाचार के नाम कमाने के क्षेत्र में कई सारे मापदंड स्थापित किए हैं, लेकिन अब उसका एक और कारनामा फिर उत्तर प्रदेश में चर्चा में है। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद का जो विभाग है वो नित नए कारनामों, भ्रष्टाचार को लेकर चर्चा में है और उनके विभाग में उत्तर प्रदेश में एक नया इतिहास रचा गया है। शायद आज तक जब से यूपी बना है, पैदा हुआ है, उसके इतिहास में कभी इतना बड़ा धन का सरेंडर नहीं हुआ था। पीडब्ल्यूडी ने 8,900 करोड़ से ज़्यादा का बजट सरेंडर कर दिया है, यानी कि जो बजट उसको दिया गया था रोड सड़क के काम कराने के लिए वो नहीं कर पाया। उसमें से 8,900 करोड़ रुपया बच गया, वो लैप्स हो गया, वापस चला गया। अब आप सोचिए कि पीडब्ल्यूडी का जो बजट था वो इस साल का 24,500 करोड़ के लगभग का था, और जब दिसंबर आया तो पीडब्ल्यूडी विभाग ने कहा कि हमको सप्लीमेंट्री पैसे का और ज़रूरत है, बजट पेश किया। और जबकि उस समय जो बजट को खर्च करने की रफ्तार थी वो एकदम धीमी थी, मात्र 10% ही पैसा 24,500 करोड़ में से खर्च हुआ था, लेकिन इन्होंने और पैसा मांगा और वो जो अनुपूरक बजट था करीब 2,500 करोड़ का था, वो भी दे दिया गया। अब ये बजट कुल मिला के एक साल का 27,000 करोड़ का हो गया, और जब विधानसभा का सत्र आया फरवरी में तब कुल 7,000 करोड़ रुपया खर्च कर पाई थी सरकार। बहुत खींचा खाची हल्ला मचा कि भाई बजट नहीं खर्च हो रहा है, कुल 30% बजट खर्चा हुआ है। विधानसभा में विपक्ष ने सरकार को बड़ा आरोप लगाए, आईना दिखाया। फिर आनन फानन में प्रमुख सचिव नरेंद्र भूषण को बदला गया और उनकी जगह पर अजय चौहान को नया प्रमुख सचिव बनाया गया और वित्तीय स्वीकृतियाँ रात दिन लग के जारी की गई। फिर भी 65% ही खर्चा पहुंचा पाए, यानी कि 35% बजट पीडब्ल्यूडी का उत्तर प्रदेश के अफसर और सरकार मिलकर खर्च नहीं कर पाई। ये एक साल की मंत्री जितिन प्रसाद की बहुत बड़ी उपलब्धि है। सारा रुपया वापस चला गया, सड़कें खस्ताहाल हैं, गड्ढों से भरी हैं, इंजीनियरों का भ्रष्टाचार है, लेकिन मंत्री और प्रमुख सचिव ये दावा करते रहे कि हम उत्तर प्रदेश की सड़कों को हेमा मालिनी के गाल की तरह चिकना बना देंगे। लेकिन जब आप सड़क पर चलते हैं तो इनके दावे खोखले नज़र आते हैं, क्योंकि गाड़ी हिचकोले लेते चलती है, कई के पहिए टूट जाते हैं, रिक्शा में बैठ के जाओ तो आप गिर जाओ नीचे। तो ये जो पीडब्ल्यूडी का हाल है, भ्रष्टाचार है, जो स्थिति है, ये हैरत में डालती है। इसलिए हैरत में डालती है कि नरेंद्र भूषण के पास पीडब्ल्यूडी का चार्ज था, वो प्रमुख सचिव थे, जिसके लिए उनकी नाकामी को उनको सज़ा मिलनी चाहिए थी। उस नाकामी पर इस सरकार में उनको इनाम दिया गया, और वो भी औद्योगिक विकास जैसे बड़े महकमे का उनको प्रमुख सचिव बनाया गया। यूपीडा का उनको सीईओ बनाया गया, जो पूरे प्रदेश की सड़कें बना रहा है, एक्सप्रेसवे बना रहा है। पीडब्ल्यूडी से 3 गुना ज़्यादा बजट उसका अकेले का है। तो जो सोचिए कि यहाँ कारनामा करके गए, भट्ठा बैठा के गए, पैसा खर्च नहीं कर पाए, उनको आपने कुबेर के और खजाने बैठा दिया कि अब आप उत्तर प्रदेश का और कल्याण करो। अब वो कैसे कल्याण कर रहे हैं ये आने वाले अगले साल पता चलेगा वक्त में। लेकिन आप देखिए कि कितनी बड़ी लापरवाही हुई। आम आदमी खुद सोचे तो ना तो मंत्री ना प्रमुख सचिव नरेंद्र भूषण पर कोई एक्शन हुआ। अब जो नए प्रमुख सचिव आए हैं अजय चौहान, ये जरूर कह रहे हैं कि हम जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये सब चिंता 1-2 दिन होगी, चूँकि मीडिया में चर्चा हो रही है। इसके अलावा बड़ों का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है,
कार्रवाई के लिए जो जिम्मेदार था वो बच के निकल गया और दूसरे विभाग में चला गया और महत्वपूर्ण पद पा गया है। बदनामी का दाग जितिन प्रसाद ढो रहे हैं। जितिन प्रसाद का खैर कहना ही क्या, पब्लिक से और पार्टी के नेताओं से उनको ज़्यादा मतलब नहीं बचा है। वो अपने घर में छुप के रहते हैं, कार्यालय में कभी वो बैठते नहीं, क्योंकि विधायकों और सांसदों और अफसरों के से घिरा रहना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो ये बड़ी विचित्रता है कि विधान भवन के कार्यालय में भी वो अपने बहुत कम आते हैं, 2-4 महीने में कभी एक आध बार। तो आप सोचिए कि जिसके पास प्रदेश की इतनी बड़ी जिम्मेदारी है वो छुप छुप के रह रहा है लखनऊ में, और मीटिंगें वो छुप छुप के करता है। उसका विभाग बजट खर्च करने में नाकाम हो गया, और फिर भी ना तो वो मीडिया के सामने आते हैं, ना वो कोई ऐसा दावा करते हैं कि वो किसी भ्रष्टाचारी पर कोई कार्रवाई कर रहे हैं। सब राम भरोसे हिंदू होटल चल रहा है, जिसको जितना खाने को मिल जाए वो खाए, जो भूखा है वो चिल्लाए। वैसे उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी की जब जब चर्चा आती है तो ऐसा लगता है कि आज किसी अफसर का कारनामा खुलेगा, क्योंकि इनकी कारनामों की गूंज ही ऐसी आप सुनते रहते हैं अक्सर कि भरोसा नहीं होता कि ब्यूरोक्रेसी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने काम से राष्ट्रीय फलक पर उत्तर प्रदेश का नाम चमका रहे हैं। आज हम उत्तर प्रदेश के 2 ऐसे IAS अफसरों की बात करेंगे जिन्होंने पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर यूपी का नाम रोशन किया है। उत्तर प्रदेश के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये गौरवान्वित करने वाला पल है कि रामपुर के DM जो नौजवान अफसर हैं रविंद्र मांदड़, और चित्रकूट के DM अभिषेक आनंद, उनके बेहतरीन काम के लिए पूरे देश में उनकी सराहना हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें PM अवार्ड से सम्मानित किया है। सिविल सर्विस डे पर दिल्ली में लोक प्रशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले देश के चुनिंदा IAS अफसरों को हर साल प्रधानमंत्री सम्मानित करते हैं। इस बार उत्तर प्रदेश के 2 जिलाधिकारियों को प्रधानमंत्री ने सम्मानित किया है। रविंद्र 2013 बैच के IAS अफसर हैं, वो जयपुर के रहने वाले हैं। 2 साल से ज़्यादा समय से वो रामपुर में DM हैं। जब एक और पूरे प्रदेश की सियासत खाली आजम खां और सरकार से टकराहट के बीच चल रही हो, और रामपुर में जहां पर उनके शिक्षा संस्थान को लेकर तमाम सारे बवाल हो, सियासी खींचतान हो, उस बीच में एक जिला अधिकारी चुपचाप कुपोषण के क्षेत्र में गरीब लोगों की सेवा में मोटे अनाज के माध्यम से लोगों का जीवन सुधारने में, उनका स्वास्थ्य बेहतर करने में, बच्चों का जीवन बेहतर करने में लगा हो, तो ये अपने आप में एक विशेष प्रयोग है और विशेष प्रतिभा भी है, जो आकर्षित करती है, खींचती है और राष्ट्रीय फलक पर आकर चमकती है। रविंद्र मांदड़ ने कुपोषण के खिलाफ मिलेट के माध्यम से एक जंग छेड़ी है, और उस जंग को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। इसी तरह से चित्रकूट के DM है अभिषेक आनंद, जिन्होंने स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है, और इसके लिए सरकार ने उनको सम्मानित किया है। आप अगर रामपुर के DM रविंद्र मांदड़ की कार्यशैली पर नज़र डालें तो प्रधानमंत्री का एक मिशन है सुपोषित भारत विजन। इसको लेकर मांदड़ ने एक अभियान चलाया, जिसमें स्वयं सहायता समूहों की मदद ली गई, जो महिलाओं बच्चों के लिए पौष्टिक आहार की किट तैयार की गई, इनको वितरित किया गया। मांदड़ ने लगभग 5000 बच्चों, इतनी ही गर्भवती महिलाओं, इनमें कुपोषण दूर करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए ये किट का वितरण कराया। DM की जो ये कोशिश है उसको रामपुर जिले को इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट के रूप में श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। तो ये एक बहुत सराहनीय काम रविंद्र मांदड़ ने किया, जिसमें बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को जो बीमारी से पीड़ित हैं, उनको मोटे अनाज के माध्यम से निःशुल्क व्यवस्था कराकर एनेमिक जो कंडीशन थी, खून की कमी थी, वो दूर की गई। उनको मजबूत शारीरिक रूप से बनाने की कोशिश चल रही है। एक अभिनव प्रयोग है। दूसरा प्रयोग करते हैं अभिषेक आनंद। ये 2014 बैच के IAS अफसर हैं, बिहार के मुंगेर के रहने वाले हैं। इंजीनियरिंग की डिग्री है अभिषेक के पास, लेकिन जब से वो चित्रकूट जिले में आए तो उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम किए। काम होता कैसे? पैसे से। उसके लिए फंड की ज़रूरत है। बहुत सारा सरकार के पास फंड आते हैं। चित्रकूट एक खनन से जुड़ा हुआ भी जिला है, कुछ फंड वहाँ से आता है।
कुछ CMR फंड से, कुछ दाता धर्मी लोगों से लिए गए। और स्कूल जो प्राइमरी हैं, सरकारी स्कूल हैं, उनके रंग रोगन, उनकी बाउंड्री कराना, बच्चों के लिए शौचालय साफ़ सुथरे बढ़िया बनवाना, हैंड वॉश की व्यवस्था करना, किचन अच्छे बनवाना, स्कूल में बढ़िया विद्युतीकरण हो, प्रकाश हो, इसके लिए अभिषेक ने करीब 86 करोड़ रुपए इकट्ठा किया और पूरे ज़िले के स्कूलों में जमकर खर्चा किया। और उसको आप राष्ट्रीय स्तर पर भी देख सकते हैं, यूनिसेफ ने भी उनके स्कूलों की सराहना की है। खास बात यह है कि जो ये चित्रकूट है, ये उत्तर प्रदेश के 8 सबसे पिछड़े ज़िलों में आता है और एक जिला अधिकारी की एक कोशिश के बाद वो आज टॉप पे पहुंच गया, दिल्ली में प्रधानमंत्री के सामने खड़ा हो गया। अभिषेक के प्रयास एक बेहतर ये भी है कि शिक्षा के महत्व को वो बच्चों में बुनियादी तौर पर डालने की कोशिश में लगे हैं। जिन प्राइमरी स्कूलों में घास उगी हो, भैंस बांधी जाती हो, लोग गोबर पात रहे हो, वहाँ चित्रकूट में अभिषेक 500 से ज़्यादा स्कूलों में स्मार्ट क्लास बनवा रहे हैं। तरह से कहा जाए कि बहुत बड़ा योगदान है आने वाली पीढ़ियों के लिए एक जिलाधिकारी के रूप में अभिषेक का। अभिषेक इतना ही नहीं, दिव्यांग बच्चों पर भी काम करते हैं और करीब 47 बच्चों की उन्होंने अब तक सर्जरी कराई है। तो योगी सरकार में 2 अफसरों ने राष्ट्रीय फलक पर नाम रोशन किया। ये उनके साथ साथ उस जिले का भी नाम रोशन हुआ और योगी सरकार का भी। आज इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी में कुछ ऐसे चमकते सितारे हैं जिनके कारनामे जब वो खुद नहीं बोलते हैं तो वो अपने आप बोलने लगते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री तक कार्यालय तक में बोल रहे हैं। तो ये यूपी के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि उनके पास ऐसे शानदार अफसर हैं जो जीवन में संकल्प लेकर आए हैं कि हमें गरीबों के साथ, बच्चों के साथ जो हमें जिम्मेदारी दी गई है समाज की सेवा की, उसमें रात दिन खपाना है, नीचे सबसे निचले तबके को राहत पहुंचानी है और शायद यही अखिल भारतीय सेवा की सार्थकता भी है। उत्तर प्रदेश की सियासत में जातिवाद एक बहुत गहरी जड़ें जमाए हुए है, एक कड़वा सच है। लेकिन जो सियासी लोग होते हैं ये अपने फायदे नुकसान को देखकर कभी किसी का साथ ले लेते हैं, कभी किसी का साथ छोड़ देते हैं, किसी के साथ गठबंधन बना लेते हैं, कभी तोड़ देते हैं, कभी अतीत की पुरानी से पुरानी बातें भुला देते हैं, गले मिल जाते हैं और फिर कभी एक दूसरे को मिनटों में झटक भी देते हैं। आज बात उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के एक नए प्रेम की है। अखिलेश समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, लेकिन उनका प्यार दलित महापुरुष से नया नया है और यह प्यार लगातार परवान चढ़ रहा है। उनके सियासत के इस प्रेम से विभिन्न राजनीतिक दलों को काफ़ी तकलीफ है, परेशानी भी है और सबसे ज़्यादा परेशानी मायावती को हो सकती है, क्योंकि अखिलेश यादव का जो ताज़ा प्रेम है वो अंबेडकर से है। अंबेडकर के नए प्रेमी के तौर पर वो उभरे हैं और उसमें बहुत बड़ा योगदान स्वामी प्रसाद मौर्य का है, जिनके रामचरितमानस के विवाद ने अंबेडकर और दलित प्रेम की ओर समाजवादी पार्टी के झुकाव को बढ़ाया। पहले वो कांजीराम की मूर्ति को अनावरण करने पहुँचे, फिर वो पहुँच गए अंबेडकर के जन्मदिन पर मध्य प्रदेश महू में। अंबेडकर को लेकर अखिलेश का हमेशा एक बयान रहा है कि लोहियावादी और अंबेडकरवादी ये सियासत में अगर एक साथ आ जाएं तो उत्तर प्रदेश और देश में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। इसमें एक हकीकत और जुड़ जाती है कि अखिलेश को जयंत चौधरी और दलित आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद का भी साथ मिल रहा है। मतलब एक ये तिकड़ी बन गई और ये पहुंच गई मध्य प्रदेश। मायावती से गठबंधन टूटने के बाद अखिलेश दलित वोटों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें इस बात का एहसास है कि बिना वोट प्रतिशत बढ़ाए बीजेपी को हरा पाना कठिन है और उन्हें ये बात भी महसूस होती है कि अपर कास्ट के मुकाबले दलित वर्ग तक पहुंच पाना ज़्यादा आसान है, उन्हें अपने साथ जोड़ने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। लिहाजा उनके लिए अंबेडकर इन दिनों काफ़ी मुफीद और मददगार दिखाई पड़ रहे हैं। अखिलेश यादव इस बात को भी जानते हैं कि 2024 का जो चुनाव परिणाम है उसको बदलने के लिए नए साथ और नए समीकरणों की ज़रूरत है। इसीलिए वो अभी अपने साथी जयंत चौधरी के साथ तो थे ही, अब उसमें उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद को भी जोड़ लिया है।
जो ये दिखाता है कि अखिलेश यादव का दलितों के प्रति जो प्रेम है उसमें उनका लचीला रुख है। वो एक संदेश दे रहे हैं कि वो ओबीसी और एससी कास्ट को मिलाकर उत्तर प्रदेश में एक बड़ा राजनीतिक वोट बैंक तैयार करने की इच्छा रखते हैं। हालांकि अखिलेश यादव अगर अंबेडकर और काशीराम से प्यार करेंगे तो मायावती क्या करेंगी? वो गुस्सा करेंगी। अब उन्होंने कहा कि ये गेस्ट हाउस कांड जो था ये सपा की देन थी, ये दलितों का शोषण करने वाली पार्टी थी, इन्होंने बड़ा अन्याय किया है। तो कुल मिलाकर समीकरण यह है कि मायावती का वोट 22% से 12 पर आ चुका है। बीजेपी लगातार वहाँ सेंधमारी कर रही है। कुछ नेता बीजेपी में गए, कुछ समाजवादी पार्टी में जा चुके हैं। मायावती के वोट पर दोनों की गिद्ध निगाह भी है। अखिलेश ने अपने नए प्रेम का जो इजहार किया है उससे छटपटाहट भी होनी स्वाभाविक है, लेकिन दलित इतनी आसानी से समाजवादी पार्टी को वोट देगा, इसको लेकर जानकार हमेशा सशंकित रहे हैं। वो मानते हैं कि इतना आसान भरोसा करने वाला दलित समाजवादी पार्टी पर अभी है नहीं। हालांकि मुलायम सिंह यादव का दौर जा चुका है, अखिलेश नए ज़माने के नेता हैं, वो सबको स्वीकार करते हैं, उनके व्यवहार और उदारता से लोग प्रभावित हैं। लेकिन 2024 में ये वक्त तय करेगा कि दलितों को मनाने में, अपने पालने में लाने में अखिलेश यादव कितने कामयाब हुए हैं। एक ज़माना था कि जब वो मट्टी को भी हाथ लगाते थे तो सोना हो जाती थी, क्योंकि किस्मत बड़ी बुलंदी पर थी। बहुत बड़े बड़े हमले हुए, संकट आए, लेकिन किस्मत ने ऐसे उनको रॉकेट की तरह ऊपर पहुंचाया। और एक वक्त बदला आया कि अब सोना भी छू लें तो मट्टी हुआ जा रहा है। बात आज संगम किनारे जिले से आने वाले एक मंत्री जी की हो रही है, जिनके सितारे इन दिनों गर्दिश में हैं। पहले अतीक प्रकरण में कुछ आरोपों के छींटे उन पर पड़े, उसके बाद अब उनकी पत्नी के महापौर का टिकट भी कट गया। बात प्रयागराज से आने वाले उत्तर प्रदेश के वर्तमान औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी की है। नंदी का एक ज़माना था, एक वक्त था जब बहुत सारे नेता नंदी की किस्मत पर रंज करते थे कि काश ऐसी किस्मत हमारी होती। जब नीले झंडे की सरकार थी तब नंदी का राजनीति में उदय हुआ और वो उस सरकार में मंत्री भी बने। उसी दौरान उन पर बहुत बड़ा हमला हुआ, उनकी जान पर संकट आया, लेकिन किस्मत उन पर मेहरबान थी, ईश्वर उनके साथ था। वो जीवन की जंग लड़कर निकले और फिर सक्रिय राजनीति में लौटे। नीले झंडे की बदौलत ही उनकी पत्नी अभिलाषा नंदी को प्रयागराज में मेयर की कुर्सी भी हासिल रही। नंदी ने अपने जीवन में कई सारे साहसिक फैसले किए और उसमें कई भ्रम भी तोड़े, मिथक भी टूटा। अपने यहाँ एक अपवाद है, एक मिथक है कि मुख्यमंत्री आवास कालिदास पर जो 6 नंबर का बंगला है वो अभिशप्त है। जो इस बंगले में जाता है उसका कैरियर लंबा नहीं चलता, उसका मंत्री पद चला जाता है, उसके ऊपर कोई ना कोई आरोप लग जाता है, उसका कैरियर खतरे में पड़ जाता है। लेकिन नंदी ने साहसपूर्वक उस 6 नंबर बंगले को अपने नाम आवंटित कराया। जिस बंगले को स्थापित किया जा रहा था, कहा जा रहा था, वो बंगला चमत्कारिक निकला। रोज उनको आशीर्वाद देने लगा और उनकी गाड़ी तेजी से चल निकली। 5 साल वो इसी बंगले से उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक विभाग और कई विभागों के मंत्री रहे। दोबारा चुनाव हुआ, वो चुनाव फिर जीते और फिर दोबारा मंत्री बने और इस बार उससे बड़े विभाग के मंत्री बने, औद्योगिक विकास विभाग के। तो ये उनकी किस्मत थी। लेकिन इसी बीच एक प्रकरण ऐसा आया जब नंदी के ऊपर ग्रहण लगने की शुरुआत मानी गई। अतीक अहमद और उमेश पाल के बीच का विवाद और उमेश पाल का मर्डर, उसके बाद से कुछ परतें खुलती रहीं, उसमें आरोपों के कुछ छींटे मंत्री नंदी के ऊपर भी आए और उनके साथ अतीक अहमद की कुछ तस्वीरें भी वायरल हुई, जिसके बाद काफ़ी विवाद हुआ। इसी बीच मेयर यानी निकाय का चुनाव घोषित हो गया और नंदी की पत्नी बीजेपी से दोबारा मेयर थी ही, उन्हें फिर टिकट का प्रबल दावेदार माना जा रहा था। लेकिन जो परसीमन आया उसमें उनकी सीट रिजर्व हो गई। लेकिन ये भाग्य देखिए कि इसी बीच कोर्ट से निर्देश आ गए और नया आयोग गठित हुआ। नए आयोग ने फिर प्रयागराज की सीट को सामान्य कर दिया। तो एक बार
फिर लॉटरी लगने की नौबत आ गई। लेकिन बीजेपी में आने के बाद अभिलाषा नंदी को दूसरी बार मेयर बनाने की उनकी इच्छा पूरी नहीं हो गई। आप ये कह सकते हैं कि नंदी का अचानक से बढ़ता कद अब घटने लगा है, अब उनका तेज पहले से कम हो गया है, अब उनकी किस्मत थोड़ा डाउनफॉल की ओर जा रही है। अतीक के आरोपों के छींटे के बाद आरक्षण के पेज और टिकट न मिलना, कई सारी चीज़ें उनके खिलाफ जाती रही हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद अब इस बार प्रथम नागरिक बनने का शहर का उनकी पत्नी का मौका उनके हाथ से निकल गया है। तरक्की और अभिशाप के इस कसमकस में, इस 50-50 मामले में उनकी किस्मत भी अब 50-50 होकर रह गई है। कहते हैं कि गाड़ी कभी हमेशा एक रफ्तार में चल भी नहीं सकती, चलती भी नहीं है। शायद नंदी के साथ भी यही चीज़ है। लेकिन इतना ज़रूर है कि सियासत में नंद गोपाल गुप्ता नंदी एक बहुत लंबी पारी खेलकर सफलता की सीढ़ियां चढ़ते रहे हैं। वो कामयाब हैं, हालांकि इन दिनों उनके सितारे थोड़ी गर्दिश की ओर हैं। बहुत सारी चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती हैं, लेकिन जिसके पास सत्ता होती है, ताकत होती है, वो बहुत कुछ करने में सक्षम होता है। हालांकि वो बहुत चीज़ों से डरता भी है, छोटे छोटे आरोपों से घबराता भी है, डंट भी लगता है और उसका असर तुरंत नहीं भविष्य पर दिखता है। नंदी के मामले में भी ऐसा ही हुआ। बहरहाल पावर सेंटर के हम आखिरी में हैं और आप जाते जाते कुछ लाइनें हम साहित्य की आपको सुनाएंगे और इस कहानी से भी आप उसको जोड़ सकते हैं कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है, और इस दौर के फरियादी जाएं तो जाएं कहाँ, कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है, और सूरज के तपन तुमसे बर्दाश्त नहीं होती, एक मोम के पुतले सा किरदार तुम्हारा है। नमस्कार।